हेलो वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एफवाईयूजीपी सेमेस्टर 1 का एईसी पेपर हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करें। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके एग्जाम में अनुवाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि जो आंसर लिखा है इसमें हम अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, इसके प्रक्रिया और इसके क्षेत्र सारा कुछ हम चर्चा किए हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान शब्दों में चर्चा किए हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में किए हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आपके पास जो एग्जाम का समय है वो बहुत कम समय है। ठीक है, मतलब आपका एग्जाम जो बहुत नज़दीक है, आपके पास तैयारी करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग के पास जब भी टाइम मिलता है बस वीडियो प्ले करके और ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आप लोग 1 से 2 बार ध्यान से सुनते हैं या फिर ये पीडीएफ है, पीडीएफ को खुद से अगर वीडियो पॉज करके पढ़ लेते हैं तो आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इसका लैंग्वेज है बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोग को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनुवाद का अर्थ, यानी कि अनुवाद क्या होता है। तो देखिए साधारण से भाषा में आप लोग को समझाते हैं कि अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट। ठीक है, कि मान लीजिए कि हिंदी में कहीं लिखा होता है कि धीरे चलें, ठीक है, तो अगर उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे कि गो स्लो, तो क्या होगा, वो अनुवाद कहलाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कहीं लिखा रहेगा स्टॉप हियर, मतलब यहाँ रुको, अगर हम उसको हिंदी में लिख देंगे यहाँ रुको, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो अनुवाद हो गया। या फिर अनुवाद में देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदी से इंग्लिश ही हो सकता है या फिर इंग्लिश से हिंदी ही हो सकता है। ठीक है, अनुवाद में एक भाषा से दूसरे भाषा में हो सकता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, चाहे वो हिंदी से संस्कृत में हो, हिंदी से इंग्लिश में हो, या फिर इंग्लिश से संस्कृत में हो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, लेकिन एक भाषा से दूसरे भाषा में जिसका अनुवाद होता है उसी को अनुवाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा लिखें, किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में परिवर्तन करना अनुवाद कहलाता है। ठीक है, अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। आप एक पॉइंट बना के इसको भी लिख सकते हैं, अगर आपका जो पेपर अगर बच रहा हुआ एग्जाम में तो इसको भी एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, कि अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या लिखा है कि किसी भी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में परिवर्तन करना अनुवाद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि मान लीजिए कहीं घोड़ा है, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है घोड़ा, तो हम उसको अगर संस्कृत में लिखना चाहें, यानी कि हम उसको संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो संस्कृत में क्या हो जाएगा, अश्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए घोड़ा कहीं लिखा होगा, उसको अगर इंग्लिश में हम लोग अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में जो ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि एक भाषा से दूसरे भाषा में जो परिवर्तन करते हैं उसको कहते हैं अनुवाद। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे लिखा है कि अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। संस्कृत के वध धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, मतलब जो अनुवाद शब्द का जो निर्माण हुआ है ना, वो संस्कृत के वध और धातु शब्द से हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि अनुवाद एक ऐसी कला है जिसके द्वारा किसी विचार को स्पष्टता के साथ एक भाषा से दूसरी भाषा में इस प्रकार अंतरित किए जाते हैं कि वह पाठकों के मन में वही प्रभाव डालता है जो प्रभाव मूल का होता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या बोल रहा है कि अनुवाद एक ऐसी कला होता है ना, जो अन्य मतलब ट्रांसलेशन करना एक ऐसा कला है कि एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन करना एक ऐसा कला है जिसके द्वारा किसी विचार को स्पष्टता के साथ एक भाषा से दूसरी भाषा में इस प्रकार अंतरित किए जाते हैं कि वह पाठकों के मन में वही प्रभाव डालता है जो प्रभाव मूल हो, यानी जो प्रभाव पहले से हो। ठीक है, कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि अगर कुत्ता लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी कुत्ता लिखा हुआ है, तो अगर हम हिंदी से कुत्ता लिखें और उसको अगर हम किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अनुवाद हम इंग्लिश में कर दें। ठीक है, कि मान लो कहीं हिंदी में कुत्ता लिखा हुआ है और हम उसी के नीचे हम लिख दें डॉग। ठीक है, तो ये क्या हो गया यार, तो एक ही हो रहा है ना, तो बस शब्द जो है उसका चेंज हो गया, मतलब हिंदी से लिखा है वहाँ पे हम इंग्लिश में अनुवाद कर दिए, तो क्या हो गया, शब्द तो वही है, मतलब जो भी समझेगा जो भी पढ़ेगा उसका मतलब तो वही है ना, तो वही बात इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा अनुवाद की परिभाषा। देखिए सबसे पहले हम लोग अनुवाद का अर्थ समझे कि अनुवाद किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा अनुवाद का क्या परिभाषा दिया है। तो सबसे पहला विद्वान के देखेंगे कि सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा है। तो देखिए सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि मूल भाषा यानी कि जो भाषा पहले से लिखा हुआ है, जैसे कि कोई भी बात जो पहले से लिखा है। ठीक है, जैसे कि हम बार बार आप लोग को कोई ना कोई एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले से कहीं घोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके पाठ्य सामग्री के भाव की रक्षा करते हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि घोड़ा को हम गधा बना देंगे। ठीक है, मतलब घोड़ा लिखा है तो उसको घोड़ा लिखा ही होना चाहिए। ठीक है, और उसे दूसरी भाषा में बदल देना, मतलब ऐसा है कि कहीं घोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है,
तो उसको दूसरी भाषा में हम बदल देंगे और हॉर्स कर देंगे, तो मतलब एक ही हुआ है ना। तो मतलब हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, यानी कि उसका भाव काम रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। कि मतलब घोड़ा है तो घोड़ा ही है, बस हम शब्द यानी कि भाषा जो है चेंज कर दें, ठीक है। तो सैमुअल जॉनसन का मतलब यही था। उसके बाद आगे कि न्यूयॉर्क ने अनुवाद का क्या परिभाषा दी है। तो देखिए न्यूयॉर्क ने क्या कहा है कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। मतलब देखिए न्यूयॉर्क का मतलब ये था ना कि अनुवाद एक ऐसा शिल्प है, मतलब एक अनुवाद एक ऐसा कला है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश, मतलब कोई भी संदेश है जो एक भाषा में लिखा हुआ होता है के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कोई भी संदेश जो एक भाषा में लिखा होता है ना, वो वही भाषा मतलब वही संदेश को दूसरे भाषा में बस लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे भाषा में बस प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन संदेश क्या होगा, वही होगा जो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि एक भाषा जो संदेश लिखा होता है वही संदेश को हम दूसरे भाषा में बस परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, यानी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आगे देवेंद्र नाथ शर्मा। तो देखिए देवेंद्र नाथ शर्मा ने अनुवाद का क्या परिभाषा दिया है कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है, ठीक है। मतलब देखिए देवेंद्र शर्मा ने बहुत ही साधारण शब्दों में कहा कि विचारों को एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है, ठीक है। देखिए इसका लैंग्वेज इतना आसान है कि आप लोग को एक बार अगर ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो बस ऐसा कीजिए, वीडियो प्ले कीजिए, ठीक है, और ध्यान से बस सुनिए, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम का तैयारी करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसके बाद आगे है कि विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक बार कही हुई बात को दूसरे शब्दों में फिर से कहना ही अनुवाद है, ठीक है। मतलब जितना भी हम लोग परिभाषा या अर्थ ऊपर में लिखे हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि एक बार कही हुई बात को दूसरे शब्दों में फिर से कहना ही अनुवाद है, ठीक है। मतलब क्या इसका मतलब है कि कोई भी शब्द जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको दूसरे भाषा में बस लिखते हैं या फिर दूसरे शब्द में लिखते हैं, तो वही बात अनुवाद होता है, ठीक है। उसके बाद आगे कि जहाँ अनुवाद की प्रक्रिया दो भाषाओं के बीच होती है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अनुवाद का जो प्रक्रिया होता है ना वो दो भाषाओं के बीच में होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी भाषा हो। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी है तो इंग्लिश में करेंगे तो बस वही अनुवाद है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई भी भाषा में परिवर्तन हो सकता है, चाहे हिंदी से इंग्लिश में हो सकता है, इंग्लिश से बंगाली में हो सकता है, बंगाली से खोटा में हो सकता है, कोई भी भाषा में हो सकता है, ठीक है, वो अनुवाद कहलाता है। उसके बाद आगे है कि वहाँ जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा या मूल भाषा तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वहाँ जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, मतलब जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा या मूल भाषा कहते हैं तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, ठीक है। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम साधारण से बता रहे हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कहीं घोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तो घोड़ा लिखा हुआ है तो एक भाषा हो गया, ठीक है। तो ये भाषा जो होगा ये स्रोत भाषा या फिर मूल भाषा कहाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको परिवर्तन करना है हमको दूसरे भाषा में, यानी कि इसको इंग्लिश में हमको लिख देना है या फिर संस्कृत में लिख देना है, तो हम इंग्लिश में इसको हॉर्स लिख देंगे, ठीक है, या फिर संस्कृत में इसको आसो लिख देंगे। तो ये क्या होगा, जो इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे ना, यानी कि जो दूसरे भाषा में अनुवाद करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, लक्ष्य भाषा कहेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए ये सबसे पहले हम लोग समझ लें कि अनुवाद का अर्थ और उसका परिभाषा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में है कि अनुवाद की प्रक्रिया और उसके क्षेत्र का वर्णन करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुवाद की प्रक्रिया। तो देखिए अनुवाद की प्रक्रिया समझने से पहले आप लोग एक PDF को, ये फॉर्मेट को समझ लीजिए, ठीक है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको जो अनुवाद की प्रक्रिया समझ में आएगा। देखिए अनुवाद की प्रक्रिया मतलब क्या होता है, प्रक्रिया मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है। मतलब हम अनुवाद अगर लिखना चाहते हैं, कि मान लीजिए हम अनुवाद करना चाहते हैं, ठीक है, एक भाषा से दूसरे भाषा में हम अनुवाद करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो बस उसी को कहते हैं अनुवाद की प्रक्रिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर में ही समझाएं कि स्रोत भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए स्रोत भाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा का अनुवाद करना है, ठीक है, उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं, और जिसमें अनुवाद होना है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अनुवाद की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, सबसे प्रक्रिया होना चाहिए पठन, फिर होना चाहिए विखंडन, विश्लेषण, भाषांतरण, फिर होना चाहिए संयोजन, फिर होना चाहिए पुनर्निरीक्षण, उसके बाद होना चाहिए समायोजन, उसके बाद होना चाहिए अभिव्यक्ति, ठीक है। तो इसका हम अच्छे से चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग को पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। देखिए ज़्यादा कठिन वर्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान वर्ड है, बस आपको एक बार ध्यान से सुनना है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अनुवाद की प्रक्रिया में हम सबसे पहले समझेंगे कि पठन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है यानी अनुवाद करने का सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है वो होता है पठन प्रक्रिया, ठीक है।
तो देखिए पठन प्रक्रिया क्या होता है। तो देखिए इसमें परिभाषा लिखा हुआ है कि पठन का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। यानी कि अनुवादक जिस भाषा का अनुवाद करना होता है उस भाषा को बार बार पढ़ता है या फिर उसको अच्छे से समझता है, ठीक है। देखिए पठन मतलब क्या होता है, पठन मतलब होता है पढ़ना। जैसे कि हमको अगर कोई भी भाषा का अनुवाद करना है, ठीक है। अनुवादक मतलब होता है जो करता है, ठीक है, मतलब जो अनुवाद करता है उसको अनुवादक कहते हैं, ठीक है। और अनुवाद अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट, ठीक है। उसके बाद आगे है कि इसमें कि पठन मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। मान लीजिए हमको अनुवाद करना है, मतलब हमको एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम बार बार आप लोग को एग्जांपल दे रहे हैं कि कहीं पे अगर गो स्लो लिखा रहेगा, ठीक है, मतलब कहीं पे गो स्लो लिखा रहेगा, इसको हमको अनुवाद करना है हिंदी में, तो सबसे पहले गो स्लो मतलब क्या होता है ये हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तोड़ तोड़ के हमको समझना पड़ेगा कि गो मतलब क्या होता है और स्लो मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ही में इसको अनुवाद कर सकते हैं हिंदी में। तो अगर हम इसको समझ लेंगे उसके बाद हम हिंदी में इसको अनुवाद कर सकते हैं क्या, कि धीरे चलें, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड इसका प्रोसेस है विखंडन, यानी कि सेकंड प्रक्रिया है विखंडन। तो देखिए विखंडन क्या होता है, इस प्रक्रिया में अनुवादक पढ़े गए पाठ को वाक्य में तोड़ता है जिसमें वह आसानी से अनुवाद कर सके, क्योंकि पूरे पाठ को एक बार अनुवाद कर पाना संभव नहीं है, इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़े यानी कि वाक्य में तोड़कर अनुवाद किया जाता है। देखिए विखंडन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जो पाठक होता है, ठीक है, यानी जो पढ़ता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो जो वाक्य का अनुवाद करना होता है उसको सबसे पहले तोड़ता है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई भी जो वाक्य होता है वो लंबी वाक्य होता है, मान लीजिए ना कि वो लंबा वाक्य एक पूरा सेंटेंस जैसा है, ठीक है, यहाँ से इतना लंबा है, तो उसको वह क्या करेगा, सबसे पहले उसको तोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में इसको अनुवाद करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तोड़ेगा, उसके बाद इसको क्या करेगा, अनुवाद करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे विश्लेषण। विश्लेषण मतलब क्या होता है, किसी के बारे में अच्छे से समझना सोचना, ठीक है। तो देखिए विश्लेषण मतलब क्या होता है, इसमें अनुवादक तोड़े गए वाक्यों का विश्लेषण करता है, यानी कि उसके बारे में सोचता है समझता है कि उसे नई भाषा में किस प्रकार रखा जाए जिससे अर्थ और भाव का स्वरूप बना रहे, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसेस है, यानी कि अनुवाद का अगला प्रक्रिया है भाषांतरण। तो भाषांतरण क्या होता है, इतना करने के बाद अनुवादक वाक्य का अनुवाद करना शुरू करता है जिससे एक भाषा से दूसरे भाषा में बदल जाता है, जिसे भाषांतरण कहते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहला क्या है, पाठन, मतलब सबसे पहले उसको पढ़ता है, उसके बाद वो क्या करता है, विखंडन करता है, यानी कि वाक्य को पहले पढ़ता है फिर उसको तोड़ता है, और उसके बाद तोड़ने के बाद उसके बारे में सोचता है कि इसको कैसे, मतलब इसका अनुवाद करना है। उसके बाद भाषांतरण मतलब क्या करता है, एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलता है, ठीक है। उसके बाद आगे संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है, जो वाक्य तोड़ा हुआ है उसका एक साथ उसको सेट करता है। मतलब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया में अनुवाद किए गए वाक्यों को सजाया जाता है या अर्थ का अनुसार सेट किया जाता है। मतलब क्या है कि जो वाक्य तोड़ता है ना उसको फिर अनुवाद के लिए उसको सजाया जाता है, ठीक है, और उसके अर्थ के अनुसार उसको सेट किया जाता है। उसके बाद अगला प्रोसेस है पूर्ण निरीक्षण। पूर्ण निरीक्षण को निरीक्षण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि इसे निरीक्षण भी कहा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि अनुवाद किए गए वाक्य में कोई गलती तो नहीं है या फिर कोई वाक्य छूट तो नहीं गया है। मतलब देखिए पूर्ण निरीक्षण में क्या होता है, पूर्ण निरीक्षण में इस बात का निरीक्षण करता है कि जो अनुवाद किया गया वाक्य है उसमें कोई गलती तो नहीं रह गया या फिर उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गया या फिर कोई वाक्य छूट तो नहीं गया, और उसको फिर से देखता है, ठीक है, उसका निरीक्षण करता है। उसके बाद अगला प्रोसेस है समायोजन। समायोजन मतलब क्या होता है, इसमें छूटे हुए वाक्य को जोड़ा जाता है या फिर कोई भी त्रुटि होता है उसे सुधारा जाता है, और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भाषा सरल हो और फिर पुनः सजा दिया जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि पुनर्निरीक्षण करने के बाद मतलब ये देखा जाता है कि कोई भी वाक्य छूट तो नहीं गया। उसके बाद अगर कोई भी वाक्य छूट जाता है तो उसका समायोजन किया जाता है, मतलब फिर से उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भाषा जो होना चाहिए वो सरल होना चाहिए और फिर से उससे जो है पुनः सजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि सब सही है तो लक्ष्य भाषा यानी कि जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है उस भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब अभिव्यक्ति जो होता है उसका लास्ट प्रोसेस होता है। इसमें यह देखा जाता है कि सब सही है तो लक्ष्य भाषा यानी कि जो भाषा में उसको अनुवाद करना होता है उस भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अनुवाद के क्षेत्र। मतलब हम लोग सबसे पहले अनुवाद का परिभाषा नहीं उसका अर्थ और परिभाषा देख लिए, फिर उसका प्रक्रिया देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुवाद का क्षेत्र। तो देखिए अनुवाद के दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्षेत्र होता है साहित्यिक क्षेत्र
और दूसरा क्षेत्र होता है गैर साहित्यिक क्षेत्र। तो साहित्यिक क्षेत्र में कौन कौन सा होता है? तो देखिए साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जिसमें से क्या क्या हो सकता है? बातचीत आता है, शिक्षा आता है, न्यायालय आता है और पत्रकार आता है, ठीक है। उसके बाद आगे है गैर साहित्यिक क्षेत्र। तो देखिए गैर साहित्यिक क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए गैर साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जिसमें से दैनिक जीवन व्यवहार आता है, फिर व्यापार और वाणिज्य आता है, विज्ञापन आता है, शिक्षा आता है, प्रशासन आता है, पर्यटन आता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आता है, ठीक है। तो ये था आपका अनुवाद वाला क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जैसे भी हो सकता है जितना भी टाइम मिलता है आप लोग वीडियो प्ले करके सुनते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना सुनेंगे जितना पढ़ेंगे उतना आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आप लोग देख लिए या फिर एक बार आप लोग सुन लिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका लैंग्वेज जो है बहुत ही आसान है, आप लोग अगर एक बार ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है हम अभी जल्दी जल्दी आप लोग को बता रहे हैं तो कुछ बातें जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है, इसलिए क्या कीजिए आप लोग एक बार खुद से पढ़ने का भी प्रयास कीजिए।